गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हैं अपने अपने घरों में और थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई भी कर ही रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग अवेयर हैं इस बात से कि हम अभी 7th क्लास की ज्योग्राफी की किताब पढ़ रहे हैं और ऐसा करते करते हम इसके बाद में 8th फिर 9th और फिर 10th तक पढ़ेंगे आज अभी इस सेशन में। उसके बाद फिर से हम 6th क्लास की दूसरे किसी सब्जेक्ट की उठाएंगे, पॉलिटी, इकोनॉमी तो होता नहीं 6 में, या तो पॉलिटी उठा लेंगे या फिर हिस्ट्री उठा लेंगे, इन दोनों में से कोई एक उठा लेंगे सब्जेक्ट। फिर उसको भी ऐसे ही 10th तक करेंगे, फिर अगली उठाएंगे उसको भी ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करके हम चारों चीज़ें ख़त्म कर लेंगे। ये बात तो आपको पता ही है ना कि जिसे आप सो कॉल्ड SST कहते हैं, जैसे आप क्या बोलते हैं SST, ये हो क्या? एक सेकेंड भाई, ज़रा मैं इसका पेन देखूँ। लेसू क्यों आ रहा है इसमें यार? ओके चलिए, ये हो गया। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमने 6th क्लास की ज्योग्राफी की पूरी ख़त्म कर ली। हाँ, पहले मैं आपको ये बता दूँ, SST जो होता है सॉरी, एक तो आप ये देखिए SST का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है सोशल स्टडीज़। ठीक है, अब आप ये जानिए कि इसमें सब्जेक्ट होते हैं जी चार सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन? एक होता है ज्योग्राफी जो आप पढ़ रहे हैं, एक होता है हिस्ट्री, एक होता है इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमी, और एक होता है इसमें पॉलिटी, है ना। इसका मतलब होता है भूगोल, इसका मतलब होता है इतिहास, हिस्ट्री इतिहास। इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था कहते हैं वैसे तो इसको, इकोनॉमी को तो, और इसी से आगे चल के एक सब्जेक्ट निकल जाता है जिसको कहते हैं इकोनॉमिक्स, है ना। और एक होता है पॉलिटी, जैसे कहते हैं राज व्यवस्था, और इसी से सब्जेक्ट निकलता है क्या? पॉलिटिकल साइंस। और आगे अभी जो आप पढ़ेंगे 12th में 11th में कुछ लोग लेंगे, जैसे सिविक्स कहते हैं, सिविक्स नागरिक शास्त्रों से कहते हैं, वो सब्जेक्ट यही वाला है ना। तो किसी भी देश के लिए ये चारों ही चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप जहाँ रहते हैं आपको उसका इतिहास, भूगोल, वहाँ की अर्थव्यवस्था किस तरह की है, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था किस तरह की है, आपको अवेयर होना चाहिए। क्या आपके राइट हैं, क्या आपके ड्यूटीज़ हैं, आपकी यहाँ की इकोनॉमी किस तरह की है, कहाँ से पैसा आता है, कहाँ को जाता है, इतना फ़्लो हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपके पास किस किस तरह के रिसोर्सेज हैं, आपके पूर्वजों की क्या कहानी रही। जैसे आपके घर में चलता है ना, सेम देश भी वैसे ही चलता है साहब। कभी आपने गौर फरमाया है कि आपकी दादी, नानी या आपके बड़े जो होंगे आपके घर में, वो आपको आपके पुरखों के बारे में बताते होंगे। अक्सर पुरखों का जिक्र आ जाता है जब घर में कोई इस तरह का कलह मचता है कि जिसके लिए आपके जो बड़े हैं वो उसे सुलझाने के चक्कर में अपने बड़ों का एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे वो थे, उन्होंने ऐसा किया था जब ऐसा हुआ था, है ना। तो इतिहास वैसा ही है, देश के लिए भी वैसा ही है। इसको इसलिए जानना ज़रूरी है कि हम जो पीछे हमने जो गलतियाँ की उनसे हम सीख लें और वैसी गलतियाँ दोबारा ना करें, और जो हमने अच्छे काम किए उनसे भी हम सीख लें और उनसे ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करें। पता है ना ऐसा? तो ये वाली चीज़ें हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ से कैसे कैसे आए, इंसान कैसे बना, फिर क्या किया उसने, अभी हम ऐसे हैं तो ऐसे क्यों हैं, है ना। हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है, हमें पता होना चाहिए हम जिस भूमि पे रह रहे हैं वहाँ वो कैसी है, क्या है, वहाँ क्या होता है, जो चीज़ हमें दिख रही है, क्यों हो रहा, आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, ये सब चीज़ें, ये चारों सब्जेक्ट इसमें आते हैं। तो बहरहाल अभी हमने दोबारा फिर हमने शुरू की 7th की बुक। 7th की बुक के हमने 7 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं, आज ये 8वां चैप्टर है। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ इसमें है नहीं, इसमें पर्टिकुलर एक जगह की वो दिया हुआ है, अमेजन के बेसिन दिए हुए हैं, एक तो अमेजन बेसिन दिया हुआ है इसमें, उसके वहाँ रहने वाले लोग, उनका खान पीन, ये सब बताया गया है। आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा इसमें पढ़ने में, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा अच्छा है, सभी होता है। देखिए, ये रेणुका की कहानी लिखी हुई है, आप इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं सीधा कोर कंटेंट पे, जो कि समझने वाली चीज़ है। तो क्या है, हमें ये देखना है। अरे भैया, हम कहाँ पहुँच गए? अच्छा, आगे ये टेक्नोलॉजी ना, बस पूछिए ही मत आप इसके बारे में, क्या बड़ी मज़े की चीज़, जो बात है, नहीं तो अकेले हो जाते हैं बिल्कुल, है ना। आपसे मैं मिल नहीं पाती कितने टाइम तक, मैं भी आपको मिस करती, शायद कहीं ना कहीं आप भी मुझे मिस करते, कहते ना। तो चलिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे लिए वरदान जैसी है एक। देखिए, सब पहले तो आपको ये जानना है कि अमेजन बेसिन है कहाँ। तो आप लोग मेहरबानी करके आज ये वाला मैप देखिएगा।
ये मैंने ऑलरेडी क्लास ली हुई है मैप की। तो आप देखिएगा किसका मैप, साउथ अमेरिका का मैप। जो भूगोल, जो मैप की क्लासेज हैं जिसमें लिखा हुआ है दुनिया को जाने या देशों को याद करें आसानी, इस तरह का कुछ उसका टाइटल है, शायद मैं भूल गई हूँ, तो उसमें दिया हुआ है ये सेकंड डे जो है ये वो उसी में दिया हुआ है, ठीक है। उसमें ये पढ़ाया मैंने, बहुत ट्रिक के साथ पढ़ाया, बहुत थोड़ा 10 मिनट में आपको पूरे याद हो जाएंगे। आज आपको क्या करना है कि आप इस अमेजन नदी को देखिए, ये है ना, और आप इसे ये देखिए कि किस किस देश में फैली हुई है। आपको ये देखना, गौर से देखना है इसको। एक चीज़ तो ये देखनी है, एक ये चीज़ देखनी है, जो 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री, ये साउथ अमेरिका के किस किस देश से होके गुजर रही है, समझ गए। ये भी आपको देखना है कि किस किस देश से होते हुए निकल रही है। एक इसमें आपको ये देखना है कि यहाँ से देखिए कर्क रेखा जा रही है, मकर रेखा जा रही है। आपको ये भी देखना है कि मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है। जैसा आप देख ही पा रहे होंगे, चिली से जा रही है, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राज़ील से होते हुए ये बाहर निकल जा रही है, ठीक है। आपको वो ये भी देखना है कि क्या कर्क रेखा यहाँ इसमें से गुजर रही है या नहीं गुजर रही है। आज आपको ये काम करना है और साथ के साथ में आपको इसका मैप भी याद कर लेना है। चलिए अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये है क्या। पहले तो आप ये जानिए कि इसका ये ऐसी ये नदी यहाँ पे है तो इससे किस किस तरह की चीज़ें होती हैं, ये इसका क्या महत्व है, इसमें किस तरह का जीवन है, किस तरह के लोग रहते हैं। देखिए साहब, ये है 0 डिग्री, है 0 डिग्री है कि नहीं। और ये वाला एरिया होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। यहाँ पे सूर्य की किरणें कैसी होती हैं, सीधी पड़ती हैं। सीधी पड़ेंगी तो टेम्परेचर कैसा होगा, ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फिर हवा हो हल्की होगी, ऊपर उठेगी। हवा गर्म हो जाएगी, हल्की हो जाएगी, ऊपर उठेगी तो क्या हो जाएगा, ठंडी होनी शुरू होगी, संघनन शुरू होगा। तो अगर मॉइस्चर होगा तो मॉइस्चर तो ऑब्वियस होगा ही उसमें। मॉइस्चर होगा तो फिर क्या होगा, उसके बाद में जो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो जब तक वो होल्ड कर पाएगी, पानी को होल्ड करेंगे बादल, जब नहीं कर पाएंगे बारिश हो जाएगी। तो इस वाले रीजन में, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो कौन सा भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है, इसमें डेली 4 बजे के आसपास बारिश होती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ उमस वाली सिचुएशन बनी रहती है, बहुत बुरा यहाँ का हिसाब किताब है। मतलब ये सबसे गंदा सा क्लाइमेटिक जोन है ये। आप देखेंगे अपने यहीं देखिएगा आप, अब आगे मानसून ही आएगा, बारिश होते बहुत तरह के मच्छर पनप जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं ऐसे, जैसे गंदगी सी फैल जाती है, फैलती है नहीं, गंदगी से तो फैलती है, चलो वो तो एक तरफ है। दूसरा हरियाली भी पूरे में आती है, ये भी होता है ना, ये बेनिफिट भी है। लेकिन आप सोच के देखिए जहाँ पे डेली ऐसी सिचुएशन रहती है, आप अपने यहाँ देखेंगे जब, तो आपके यहाँ जब जैसे बारिश होकर निमट जाती है उसके बाद उमस हो जाती है, एक उमस सी, चिपचिपाहट से अजीब सी, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे घबराहट सी होनी शुरू हो जाती है ना, ऐसा वाला। अब सोचिए जहाँ डेली ऐसा रहता है वहाँ के लोगों की ज़िंदगी कैसी होगी, लेकिन फिर भी लोग तो रहते ही हैं, ठीक है। तो आप इसीलिए यहाँ की जो जैसी जलवायु है वहाँ के लोगों का जीवन भी फिर वैसा ही होगा, वहाँ के लोग उसी ढंग से रहते होंगे ना। तो ये सारी चीज़ें किसी जगह की जलवायु पर निर्भर करती हैं कि वहाँ के लोगों का रहन सहन खान पान कैसा होगा। अब देखिए साहब, अमेज़न बेसिन में जीवन कैसा है हमें ये देखना है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, कर्क रेखा आपको पता है 23.5 डिग्री नॉर्थ, मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये क्या है 23.5 डिग्री साउथ, मकर रेखा इनके बीच में स्थित है, ठीक है। आप यहाँ ध्यान देंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी ये कहाँ है। वो यही कह रहा है यहाँ पे, ये मैंने आपको मैप में दिखाया जैसा। अब देखिए यहाँ देखिए 10 डिग्री उत्तर, यहाँ से 0 डिग्री खींचा, 10 डिग्री इधर और 10 डिग्री इधर, इसने ये बात कही। भूमध्य रेखीय प्रदेश, ये वाला जो 10 डिग्री वाला एरिया है ना, इसको कहा जाता है भूमध्य रेखीय प्रदेश, इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक जोन है ये। यहाँ पे है वो सिचुएशन जो मैंने आपको बताई है, समझ गए। अमेजन नदी कहाँ है, वो इसी वाले प्रदेश में है, इस वाले इक्वेटोरियल रीजन में। अब जैसे जैसे आपका आगे बढ़ेगा ना, चीज़ें और बारीक होती चली जाएंगी और आपको एक एक चीज़ अलग अलग होती चली जाएंगी।
जैसे अभी तक मैंने आपको ये पढ़ाया कि ये वाला जो रीजन था 0 डिग्री 23.5 ये उष्ण कटिबंधीय। अब देखिए और माइनर डिटेल आई है ना यहाँ पे कि 10 डिग्री इधर और 10 डिग्री इधर, ये क्या है, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। ऐसे ही करके आप और चीज़ें और छोटी होकर आपको एकदम मतलब बहुत ही माइन्यूट डिटेल दी जाती है आगे। यही तो होता है बड़ी क्लासेस में, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं चीज़ें वही होती हैं, बस उन्हीं में इंफॉर्मेशन एड ऑन कर दी जाती है। ठीक है, ताकि क्योंकि आपका समझने का जो स्तर है वो भी बढ़ जाता है, आप बड़े हो जाते हैं तो बुद्धि भी थोड़ी विकसित हो जाती है ना, तो फिर आप उस चीज़ को समझने की हालत में आ जाते हैं। इसलिए किताबें वैसे ही बनाई जाती हैं, इसीलिए मैंने 6th क्लास की शुरू करी है ताकि आपको पढ़ने की एक आदत बन जाए। समझे आप इस बात को? अब चलिए आगे इसमें आप देख लेंगे कि ये वाली जो नदी, आप पहले तो एक चीज़ और देखिए, चलिए मैं बता देती हूँ क्योंकि मुझे भी बड़ा कन्फ्यूजन रहता था पहले इस चीज़ में। बच्चे अक्सर क्या सोचते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये समुद्र है तो नदी कहाँ जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसा तो सोचते हैं हम लोग, इधर जाएगी। भाई पानी यहाँ है तो इधर से ही तो इधर जाएगा, ऐसा हम लोग सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। पानी कहाँ से निकलेगा, बर्फ़ होगी कहीं ग्लेशियर पे, पहाड़ होगा, बर्फ़ जमी होगी, पानी के रूप में पिघलेगी और सीधा नीचे बहेगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो नदी समुद्र से इधर नहीं बह रही है, इधर से इधर बह रही है। ठीक है, ठीक, यहाँ से बहती है और यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है मकापा। यहाँ पे जहाँ ये मकापा है, यहाँ ये अपना मुहाना बनाती है। कौन? अमेजन। मतलब मुहाने का मतलब होता है जहाँ नदी समुद्र में मिलती है, जहाँ कोई छोटी वाटर बॉडी किसी बड़ी वाटर बॉडी में मिलती है तो वो मुहाना होता है। और जहाँ से वो निकलती है वो उसका ओरिजिन पॉइंट होता है, उद्गम क्षेत्र होता है। और जिधर से वो चलती है, मान लीजिए वो इधर जा रही है, इधर आप जैसे कोई आदमी यहाँ खड़ा है, इधर मुँह कर रखा है उसने इधर की तरफ, यहाँ पे खड़ा हुआ और इधर की तरफ देख रहा है वो, तो उसका सीधा हाथ किधर होगा, इधर होगा। उल्टा हाथ किधर होगा, इधर होगा। तो जो नदियाँ इसके इधर से मिलेंगी उन्हें कहा जाएगा कि दाहिने साइड की नदियाँ, और जो इधर से मिलेंगी बाइने तट की नदियाँ। ऐसे करके कहा जाता है नदियों की, नदियाँ जो सहायक नदी होती हैं बड़ी नदी की, उन्हें इस तरीके से दाएं साइड की नदियाँ और बाएं साइड की नदियाँ कहा जाता है। दाएं किनारे की नदियाँ और बाएं किनारे की सहायक नदियाँ। ठीक है, तो अब ये देखिए कि आपको ये समझ में आ रहा होगा ये देख के कि कितना बड़ा रीजन है ये। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने सारे देशों में फैली हुई है। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए इसको, ये काम आप खुद करेंगे, मैं आपको नहीं बता रही हूँ कहाँ फैली हुई है वो, वैसे तो दिख ही रही है यहाँ, इतना भी बड़ा कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने तरीके से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए होगा ये। जिस स्थान पर कोई नदी किसी बड़ी राशि में मिलती है मुहाना उसको कहते हैं, ये मैंने आपको बताया। अब देखिए सहायक नदी क्या होती है, मान लीजिए कोई एक बड़ी नदी यहाँ से निकली और वो ऐसे जा रही है, कोई छोटी नदी यहाँ से निकली वो इसमें मिल गई, कोई इधर से निकली वो यहाँ मिल गई, कोई छोटी नदी और यहाँ से, तो ये वाली जो छोटी छोटी नदियाँ आके इसमें मिल रही है ना, इन्हीं को कहा जाता है सहायक नदियाँ। सहायक नदी, सहायक तो नहीं अपना पानी ला के इस बड़ी नदी में डाल दे रही है, फिर बड़ी नदी भाग ले जा रही है उस पानी को, यही तो हो रहा है। अब आगे जाके क्या होगा, जब पानी ऊंचाई से गिर रहा है, तो तेज़ी से बहता रहेगा, आगे की तरफ जाता रहेगा। यहाँ से गिरेगा तो यहाँ बहुत तेज़ी से बहता रहेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा भी तो आएगा कि प्लेन आ जाएगा बिल्कुल, जहाँ पे ज़मीन का बिल्कुल ढाल कम हो जाएगा, तो नदी बिल्कुल धीमी हो जाएगी, यहाँ बिल्कुल धीमी हो जाएगी। अब यहाँ से जब वो आ रही होगी, बहुत तेज़ी से पानी गिरता है तो कटाव करता है ना, मिट्टी पत्थर हर चीज़ का, जिस पे से भी गुजरेगा उसका कटाव करके अपने साथ बहा ले जाएगा उसको, ऐसा ही तो होता है। अब यहाँ से तो ये बहा के लाएगा अपने साथ में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब वो यहाँ आ जाएगी तो अब उसमें इतनी ताकत नहीं रहेगी ये पानी में कि वो अपने साथ इस सब को बहा के ले जाए। अब वो क्या करेगा, इसको छोड़ना शुरू करेगा जो अपने साथ बहा के लाया था, देखा होगा अपने पानी में, तो जो यहाँ उस छोड़ देगा। अब ये नदियाँ जो इसमें मिली हुई थी, जो भी मिला था इसमें पानी, अब क्या होगा कि जहाँ से भी पानी को निकलने की जगह मिलेगी ना, वो वहीं से निकलेगा और समुद्र में मिल जाएगा। ठीक, तो जो ये वाली जो नदियाँ हैं ना, ये इनको कहा जाता है वितरिकाएँ। वितरिकाएँ क्योंकि पानी का वितरण हो गया।
बटना, वितरण माने होता है बटना, ठीक है, पानी बट गया चारों तरफ। समझ के बाद ये बात मैंने आपको बता दी, ये पहले भी आई है वैसे तो बात, लेकिन बार बार चीज़ें रिपीट होती हैं, तो बार बार उनका आता है तो बताना पड़ता है ये फिर, और होना भी चाहिए ऐसा। अब देखिए सहायक नदी बता दी मैंने आपको। नदी बेसिन ब्राज़ील के भाग, पेरू के कुछ भाग, ये आप देख लीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है ये, वैसे तो ये काम आपको खुद करना है। अब देखिए यहाँ पे ये जो इन्फॉर्मेटिक्स दिया हुआ है ना इधर, क्या आप जानते हैं ऐसा करके, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आप ये देखिए, स्पेन के अन्वेषक, अन्वेषक माने होता खोजकर्ता, खोजी, इस नदी की खोज ने, स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब क्या हुआ था, देखिए मैं आपको बताती हूँ। स्पेन एक देश है यूरोप में, ये स्पेन और यहाँ पे है पुर्तगाल, ठीक है। तो स्पेन के लोग भी आतंकवादी टाइप के थे, आतंकवादी इन द सेंस के मतलब वैसे नहीं, लड़ाकू पड़ाकू नहीं, वो तो थोड़े ऐसे थे कि बहुत सारी चीज़ों को अपने कब्जे में कर लो। तो जब वो इस नदी की खोज में गए, जब वो इधर गए, तो उन पे क्या हुआ कि उन पे कुछ लोगों ने हमला कर दिया। और वो कैसे थे, वो वैसे तो जो हु ला 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 जो फिल्मों में दिखाते हैं, जो अजीब से कपड़े, अजीब से घास पास ही लपेटे रखते हैं और सिर पर अजीब सा करके, और काले काला मुंह पे कुछ बनाए रखते हैं, आदिवासी जिन्हें दिखाते हैं, जनजाति दिखाते हैं जिन्हें, जो जंगलों में रहते हैं। ऐसे कुछ लोग जिन्होंने हेड गियर पहने हुए थे, मतलब घास का बना हुआ कुछ, उन्होंने स्कर्ट विस्कर्ट पहनी हुई थी और सर पे भी कुछ बड़ा सा पहने हुआ था, अजीब से होते हैं वो लोग, है ना, अजीब से थे। तो उन्होंने इन पे कर दिया आक्रमण, इन लोगों पे आके। जब इन्होंने इन पे आक्रमण करा स्पेन वासियों पे, तो उन्हें ऐसा लगा कि ये जो है ना, रोमन राज्य हुआ करता था पहले, बहुत दिन पहले, जब इतिहास पढ़ेंगे तो आपको ये आएगा रोमन राज्य, है ना। उसकी अमेजन्स नामक महिला योद्धा थी, अमेजोन्स, उन्हें अमेजोन्स कहा करते थे, महिला थी वो, और वो योद्धा थी, युद्ध लड़ा करती थी, उन्हें कहते थे अमेजोन्स। तो इन्हें यही लगा कि ये वही वाले हैं, इन्हें उनकी याद दिला दी, वो उतनी तेज़ी से उन्होंने आक्रमण किया जैसे ये किया करते थे, ठीक। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अमेजन पड़ गया जी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अमेजन। समझ गए कहानी, ये वाली चीज़ है। अब देखिए आगे चलिए, यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था ना सहायक नदी का चक्कर, वो ये वाला है। अब एक चीज़ और समझनी है, ये वाला जो आपको ग्रीन पार्ट, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये ग्रीन, ये है अमेजन बेसिन, इसको कहेंगे अमेजन बेसिन। अब बेसिन होता क्या दरअसल, जैसे मान लीजिए साहब यहाँ से कोई नदी निकली, ये इसकी सहायक नदियाँ मिलती चली गई, इसमें ये मिलती चलेगी, तो इतने एरिया का जो पानी था, इतने एरिया का जो पानी था, वो ये सारी नदियाँ बहा के ले गई अपने साथ में, लेगी नहीं, यहाँ से जो यहाँ का पानी सारा ये अपने साथ बहा के ले गई। तो यही वाला जहाँ जहाँ का पानी वो नदी बहा के ले गई, वो उस नदी का क्या कहा जाता है, बेसिन कहा जाता है, बेसिन। समझ गए, जैसे वॉश बेसिन होता है आपके घर में लगा होगा, जहाँ आपका नलका लगा होगा, जो टैप होती है, जैसे जो टोटी लगी है और उसके नीचे खोर सी लगा देते, वो बेसिन होता है, जिसमें हम लोग हाथ वाथ धोते हैं, जिसमें ब्रश करते हैं, मुंह वो धोते हैं लोग, उसको कहते हैं बेसिन। क्या कहते हैं उसको, BASIN, बेसिन। और जिसमें बर्तन वर्तन धोते हैं उसको कहते हैं हम सिंक। सिंक माने एक्चुअली क्या होता है, डूबना, बर्तन डूबी तो जाते हैं उसमें, ऐसा, वो थोड़ा गहरा होता है बेसिन, ये सिंक, सॉरी, बेसिन कैसा होता है, थोड़ा उथला होता है, मतलब उतना गहरा नहीं होता है जितना बेसिन होता है, जितना सिंक होता है, सॉरी, ठीक है। तो बेसिन कौन सा है, जो वॉश करने की, इसलिए इसको वॉश बेसिन कहा जाता है। सिंक को सिंक कहते हैं, जिसमें पानी वानी जो बर्तन वर्तन धुलते हैं, जो किचन में लगा रहता है उसको सिंक कहते हैं। इनका मतलब समझ गए होगे आप, बेसिन समझ गए आप, बेसिन समझ गए। इसको बेसिन भी कहते हैं और उसको कैचमेंट एरिया भी कहते हैं, जल संग्रहण क्षेत्र, CATCHMENT, कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया मतलब जहाँ जहाँ तक का पानी कैच कर लिया नदी ने, ठीक, वो होता है कैचमेंट एरिया। समझ गए बात। अब देखिए ये अमेजन बेसिन के बारे में यहाँ एक चीज़ यहाँ लिखी है छोटी सी, ये इन्फॉर्मेटिक्स में जो लिखा हुआ था ये मैंने आपको ईजी भाषा में समझा दिया। अब यहाँ देखिए ये लिखा है अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। समझ गए, यानी कि ये बहुत बड़े एरिया का पानी अपने साथ खींच के ले आती है नदी। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अब यहाँ की जलवायु कैसी होगी, यहाँ की जलवायु तो आपको पता कैसी होगी भाई, यहाँ जब डेली बारिश हो रही है तो यहाँ की जलवायु तो बहुत नम होगी,
भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है, एक तो ये बात है। तो जलवायु कैसी है, गर्म है और नम है, तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, बारिश डेली होती है, तो चिपचिपाहट वाला मौसम रहता है, उमस वाला मौसम रहता है, क्योंकि जब उमस होती है तो आपको बॉडी पे ऐसा लगता है जैसे चिपचिपाहट सी हो रही है आपको, लगता है ऐसा। यहाँ का तो हमेशा ऐसा रहता है, वही वाला है, प्रतिदिन वर्षा होती है, ये बात तो आपको बताइए, सही रटने की जरूरत ही नहीं है। दिन का तापमान उच्च रहेगा, बहुत ज़्यादा तापमान बहुत ज़्यादा होता है तभी तो बारिश होती है डेली 4 बजे। आर्द्रता भी बहुत ज़्यादा होती है, नमी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश होगी तो नमी भी अपने आप ही होगी ना। और रात के समय तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसी बनी रहती है क्योंकि बारिश तो डेली होती ही है भाई, ठीक है। अच्छा, वर्षावन होंगे, ये बात भी पता है आपको, क्योंकि 0 डिग्री वाली बात हो रही है ना, तो वर्षावन ही होंगे ऑब्वियस। ये वाली चीज़ मैंने आपको इतनी बार बताई है ना, ये आपको भी रट जाएगी, ठीक है। और देखिए इसमें मिलता क्या क्या है। एक तो ये है कि इस तरह की उसमें पेड़ जो होंगे ना वो बहुत घने हो जाते हैं, वो इतने ज़्यादा घने हो जाते हैं कि सूर्य की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच पाती। अब सूर्य की रोशनी जब नीचे तक नहीं पहुंच पाएगी तो यहाँ पे जो वनस्पति होगी, जो पेड़ नीचे की तरफ जम रहे होंगे, भाई ऐसा तो है नहीं कि सारे पेड़ बड़े ही होंगे, कुछ पेड़ छोटे भी तो होंगे नीचे, तो यहाँ वही वाले पेड़ रह सकते हैं, सर्वाइव कर पाएंगे जिन्हें की छाया में उगने की आदत है, जो छाया में उग सकते हैं। एक तो ये चीज़। दूसरा, यहाँ के जानवर जो होंगे ना, उनकी चोंच आप देख रहे हैं ये लंबी होगी। चोंच कैसी होगी, लंबी होगी, क्योंकि ज़मीन दलदल सी होगी, पानी भरा रहता होगा ना, इसलिए तो चोंच उनकी लंबी होगी और स्ट्रॉन्ग चोंच होगी। पेड़ों के तने मोटे हो जाएंगे, तो पानी बहुत रहता है तो पेड़ों के तने तो ऑब्वियसली मोटे हो ही जाएंगे, क्योंकि जाइलम का बहुत काम होता है, और जाइलम जितना काम करेगा उतना उसका तना मोटा हो जाता है। ये चीज़ आप साइंस में पढ़ेंगे, जाइलम फ्लोएम कुछ होता है पेड़ में, ठीक है। हर चीज़ जानने का एक सब्जेक्ट है, साइंस है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ आपको पता चलेंगी। खैर तो छोड़िए आप। सूर्य की रोशनी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती, मैंने बता दिया आपको क्यों नहीं पहुँच पाती, क्योंकि जंगल इतने ज़्यादा घने हैं कि नीचे तक रोशनी जा ही नहीं पाती। ये बात मैंने बता दी। यहाँ छाया में बढ़ने वाले पेड़ ही हो सकते हैं। यहाँ परजीवी पौधे होते हैं जी, एक तो होता ऑर्किड और एक होता ब्रोमेलाइड। ऑर्किड का पौधा देखा है क्या आपने, किसी दूसरे पेड़ पे चिमट के ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ता है, ऊपर बेल सी जैसी रहती है, लिपट जाता है उस पर और ऊपर चढ़ जाता है। पता क्यों चढ़ता है वो, क्योंकि उसे रोशनी चाहिए होती है, तो उसका सहारा लेके ऊपर चढ़ जाता है ताकि रोशनी मिल पाए। तो मर जाएगा नीचे रहेगा। तो देख रहे हैं अब नेचर ने कितना सिस्टमेटिक बनाया चीज़ों को। परजीवी कहा जाता है। परजीवी वही होते हैं जो दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, जैसे कि हम लोग अपने माँ बाप पर निर्भर करते हैं ना, हम भी परजीवी, एक तरह के पैरासाइट हैं हम लोग। चलिए, और ब्रोमेलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में क्या करता है, जल को संग्रहित करता है, जल भरे रखता है अपनी पत्तियों में। और मेंढक जैसे प्राणी जो है ना, मेंढक जो होता है, मेंढक जीव, मेंढक तो देखा होगा आपने, उसकी जो पॉकेट जैसा रहता है, वो पॉकेट ऐसा जिसमें पानी भरा रहता है, मेंढक आके इसमें अपने अंडे पंडे दे देते हैं, है ना, वो अपना घर बना लेते हैं उसको। ये परजीवी जो पौधा है इस तरह का, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन मिलता है, देखिए टुकन पक्षी मिलता है एक तो, यहाँ पे बहुत कलरफुल चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे चोंच कैसी है देख रहे हैं, बड़ी चोंच है इसकी। बंदर मिलेगा, स्लोथ, चींटी खाने वाला टैपीर है जी, ये चींटी खाता है, ये है ना। सांप बहुत तरह के पाए जाएंगे, एनाकोंडा आपने सुना ही है, अजगर पाया जाता है, मगर पाए जाते हैं, एनाकोंडा, बोआ, ये सांप की प्रजाति है। बहुत सारे कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। आप देख लीजिएगा, अभी मानसून आएगा, दुनिया भर के कीड़े मकोड़े हो जाएंगे। जहाँ रोज़ होता होगा तो वहाँ क्या हालत होती होगी, आप समझ लीजिए इस चीज़ को। बड़ा अच्छा मौका है, चैप्टर भी वही चल रहा है और मानसून का टाइम चलेगा, आगे आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें, है ना। इस बेसिन में देखिए मांस खाने वाली मछली होती है प्राण्या, मत्स्य माने मछली होता है ना, ये मछली पाई जाती है, मांस खाती है जी। देख रहे हो कितनी असाधारण टाइप की चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत तरह की प्रजाति यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ के निवासी देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक पहले आप में ये देखिए, कर्तन और दहन एक चीज़ लिखी है, होता क्या है, सारे में तो जंगल है जी, ज़मीन तो कहीं बची नहीं, क्योंकि हर जगह पेड़ उगाएंगे, जब पानी इतना होता है, बारिश इतनी होती है तो पेड़ तो उग ही आएंगे अपने आप ही। तो अब लोग यहाँ पे जो रहते हैं वो क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए इस पूरे एरिया में पेड़ ही पेड़ है, ये जंगल है पूरा, ठीक। अब ये लोग क्या करेंगे, जो यहाँ रहते हैं, इस थोड़ी सी जगह के जो जंगल है ना, पेड़ हैं जो, उन्हें काट देंगे या उनमें लगा देंगे आग। कुछ काटेंगे, कुछ आग लगा देंगे
और फिर उसको छोड़ देंगे यूँ ही आग लगा के। जब उसे छोड़ देंगे तो वो जो आग लगाई उन्होंने वो सारे पेड़ मिक्स विक्स होके जो है वो मिल जाएंगे ज़मीन में, तो ज़मीन हो जाएगी उपजाऊ। अब ये क्या करेंगे, इसे थोड़े दिन तक इस ज़मीन पे खेती करना शुरू करेंगे, खेती करेंगे, ठीक है। अब कुछ साल के बाद में, 5-10 साल के बाद में ये फिर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर जाएंगे दूसरी जगह, कहीं भी चले जाएंगे दूसरी जगह, यहाँ कहीं, फिर ये वहाँ पे यही करेंगे, इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये पेड़ों को काटेंगे, जला देंगे उन्हें, वो मिल जाएंगे उसी में, और फिर यहाँ उपजाऊ हो जाएगी मिट्टी, फिर इस पर खेती करेंगे। जब तक वापस आएंगे 10-20-50 सालों में, जब तक वापस आते हैं, जब तक इस वाली ज़मीन पर फिर से पेड़ उगाते हैं, ठीक। तो यही वाली जो पद्धति होती है इसी को कहा जाता है कर्तन और दहन, इसी को कहते हैं झूमिंग कल्टीवेशन, झूमिंग खेती, और इसी को कहा जाता है स्लैश और बर्न कृषि, ठीक है, ठीक। ये वाली चीज़ है, तो ये वाला मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब देखिए यहाँ करते क्या हैं, और पुरुष तो शिकार करेंगे जी, हाँ, मतलब खाना बदोश टाइप के आदमी वैसे ही हैं, जैसे जंगली, जैसे हम लोग थे पहले आदि मानव टाइप के ना, वैसे लोग हैं। ये शिकार करेंगे भाई, ज़मीन तो उतनी तो हो नहीं पाती होगी इन पे कि भाई पूरा जंगल जला दें। वैसे भी जो ऐसे लोग होते हैं ना, उन्हें जो जंगलों में रहने, जंगलों से प्यार भी बहुत होता है, तो वो ऐसे जल्दी से करते नहीं है कि जंगलों को हानि पहुंचाई जाए, नेचर के साथ में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते, उतनी हाई मरी नहीं होती उनके कि सारी चीज़, सारा जंगल काट के अपने में मिला लें, बड़ा सा घर बना लें, नहीं वैसा नहीं होता इनके साथ में, है ना। देखिए महिलाएं क्या करती हैं, फसलों पर ध्यान देती हैं, जो खेती वेती हो रही है उसमें ध्यान देती हैं, और आदमी जाते हैं जानवर पकड़ने, है ना। और वो शिकार विकार भी करते हैं, मछली भी पकड़ते हैं, टैपियोका, अनानास, शकरकंद, ये चीज़ें खाते हैं ये। महिलाएं साग सब्जियाँ उगाती हैं। जब कर्तन और दहन पद्धति के तरीके से, यही वाला मेथड जो मैंने बताया आपको, मुख्य आहार क्या है इनका, मिनियोग है, जिसे कसावा भी कहते हैं। कसावा कैसा होता है, जैसे आलू की तरह होता है, ये ज़मीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की जो रानी होती है उसे भी खा लेते हैं, मतलब मोटी वाली चींटी जो होती है ना, उन्हें खा लेते हैं। हाँ कैसे, खैर। कॉफ़ी, मक्का, कोको नकदी फसलें यहाँ पे होती है, नकदी फसलें। देखिए कॉफ़ी, मक्का, कोको कैसी फसल है, नकदी, जिन्हें आप जम जाइए बेचिए पैसा ले लीजिए, है ना, वो वाली फसलें। मक्का तो नहीं होती, मक्का कहाँ नकदी फसल होती है, ये वाली है। कोको और कॉफ़ी, कॉफ़ी और कोको, कोको भी एक कॉफ़ी का ही ब्रांड है, ब्रांड मतलब उसी का प्रोडक्ट होता है, कहवा, ठीक है। अब देखिए कुछ तो घर, देखिए जब ऐसे जंगल पंगल में रहते हैं ना लोग, अक्सर वैसे भी मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वो झुंड में रहना पसंद करता है ना। जहाँ किसी का घर नहीं होगा ना, वहाँ जल्दी से लोग घर बनाना चाहते भी नहीं है, क्योंकि वो डरते हैं, उन्हें रहता है कि यहाँ चोरी आ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा, जल्दी से नहीं बनाते। और जब फिर एक ने बना लिया तो वो रहेगा नहीं वहाँ, दूसरा बनाएगा, फिर तीसरा बनाएगा, मतलब झुंड में रहना पसंद करते हैं। ये तो नॉर्मल समाज की बात है। अब बताओ भाई, जो आदमी जंगल में रह रहा है तो वो तो ऑब्वियस बात है झुंड में ही रहेगा, तो 10-50 लोग एक साथ मिल के रहेंगे वहीं पे, घर बना के एक जगह, बिल्कुल इकट्ठे रहते हैं बिल्कुल एकदम से, ताकि जानवर वानवर सबसे उनकी रक्षा हो सके, है ना, ये वाली चीज़ है। तो कुछ लोग तो रहते हैं मलोका, जिन्हें कहते हैं अपार्टमेंट टाइप के घर होते हैं, उनके बड़े बड़े से बना लेते हैं वो अपने। कुछ लोग अपने छप्पर ऊपर, गरीब अमीर सब जगह मिलेंगे, कहीं भी चले जाओ आप दुनिया में, हर जगह यही मिलेगा, सिस्टम वही है। जंगल में जाओ, पहाड़ में जाओ, पर्वतों में जाओ, कहीं भी जाओ आप, अगर आदमी है तो वहाँ पे ये चीज़ें मिलेंगी। कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब होंगे। इनमें भी ऐसा तो नहीं है कि अंबानी और बिरला इस तरह के लोग रह रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है। क्या जो बिल्कुल जंगलों में रह रहे हैं तो वो इस तरह इतने अमीर तो नहीं होंगे, पर जो इस एरिया से अलग रह रहे हैं वो थोड़े ठीक हालत में होंगे। छत, घरों की छत कैसी होंगी, ढलान वाली होंगी कि बारिश हो रही है, पानी आए नीचे चला जाए, ऐसा ना हो कि पानी छत पे जाए छत ही गिर जाए, भर जाएगी तो टूट जाएगी ना छत, ऐसा होगा। तो वैसे वाले रहते हैं लोग। लेकिन हुआ क्या है, पहले बहुत सुखी था ये वाला जंगल, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1970 के बाद में ट्रांस अमेजन महामार्ग बना दिया इन्होंने, तो अब लोगों का जाना यहाँ पे संभव हो गया। अब लोग वहाँ चले जाते हैं, हवाई जहाज़ से, हेलीकॉप्टर से लोग जाना शुरू हो गए। अब तो वहाँ की जो मूल आबादी को उस क्षेत्र से क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। जो वहाँ के मूल निवासी थे, जो वहीं रहते थे और पौराणिक तरीके से कृषि वो क्या करते थे, इस तरीके से उन्हें वहाँ से लोग हटा रहे हैं अपने अपने फ़ायदे के लिए। बिजनेसमैन जा रहे हैं और पेड़ों को काट के वहाँ बिजनेस लगा रहे हैं। पेड़ों को ढुलाई हो रही है, बहुत सारा कुछ हो रहा है। देखिए यहाँ देखिए, एक पहले यहाँ इतने जंगल थे,
थोड़े दिन बाद कट के इतने हो गए, अब बिल्कुल इतने हो गए। तो धीरे धीरे ये हो रहा है। अब तो ऐसा भी सुनने में आया, सुनने में क्या था, थोड़े दिन पहले की बात है ये, ब्राज़ील के जंगलों में आग लगा दी गई थी और वहाँ के राष्ट्रपति ने आग लगवा दी थी वहाँ पर, है ना, खुद ही उसने आग लगवाई कि ताकि उस ज़मीन का वो यूज़ कर पाए, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन का यूज़ तो हो नहीं पाता भाई, पानी भरा रहता है, वाटर लॉगिंग रहती है, तो आसान नहीं है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो ये वाली चीज़, अब यहाँ की जो भूमि है ना वो बंजर होनी शुरू हो गई है, धीरे 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 ये ख़त्म हो रहे हैं। जबकि इनको क्या कहा जाता है, अमेज़न के जंगलों को कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े हैं ये, यहाँ से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन आती है, ठीक है। चलिए अब आगे कल हम पढ़ेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन, वहाँ की लाइफ कैसी है, वहाँ कैसा, जैसा हमने इसमें पढ़ा है ऐसे उसको पढ़ेंगे।